हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आरकेसी रूहब पे। हेलो एंड गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। जल्दी से आइए, फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि आज होने वाला है लाइट वन शॉट कॉन्सेप्ट जैकपॉट। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट का हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, फॉर्मूला शीट देखने वाले हैं और तो और हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस, 50 सवाल जो सीधे आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक्स लाइट। रेडी हैं भाई सारे लोग? तो भाई जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स के साथ, फॉर्मूला शीट के साथ लाइट को समझने के लिए। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों का सबसे पहला सवाल होगा कि मैम अगर हमें ये वाली पीडीएफ चाहिए होगी तो हमें ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, राइट? तो आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्लास खत्म होने के बाद जो पीडीएफ होगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल भी यूट्यूब की जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दी गई है, तो टेलीग्राम आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैराथन क्लास है, क्लास लंबी चलेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, आप सबने ज़रूर गुड न्यूज़ सुनी होगी कि बहाली का अब जो सुगबुगाहट है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। पूरी की पूरी उम्मीद हो रही है कि TRE 4 में 1 लाख से ऊपर आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। साथ ही साथ BPSC प्रीलिम्स की भी जो डेट है वो आपकी 10 सितंबर से 13 सितंबर कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपके पास 3 दिन का एक्स्ट्रा समय है ना। क्लास में भी आज हम पेड बैच में यही बात कह रहे थे, आपको भी यही बात कहेंगे कि चुनावी साल है, बम्पर बहाली है हर एग्जाम में, और जहां बम्पर बहाली होगी, जहां बम्पर वैकेंसीज आएगी वहां पर बम्पर कंपटीशन होगा। और कंपटीशन है तो भाई साइंस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स से कोई आगे निकल जाए, है कि नहीं? तो चलिए थम्स अप करिए और फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइट। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बेसिक फॉर्मूला शीट से पढ़ते चलेंगे, चलते चलेंगे, समझते चलेंगे और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लाइट क्या है। सो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हाँ या ना? बिल्कुल। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको ये इनेबल करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके। आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ठीक है? लाइट आ रही है, मेरे शरीर से टकरा रही है, टकरा कर कैमरे के पास जा रही है और आप उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, राइट? सो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। अगर आपसे हम नेचर पूछे लाइट की, तो लाइट की कैसी नेचर है? आपने सुन रखा होगा दोहरी प्रवृत्ति, जैसे दोगले इंसान होते हैं ना, वैसी लाइट की क्या है? दोहरी प्रवृत्ति है, डुअल नेचर ऑफ लाइट है। डुअल नेचर का मतलब क्या है? दोहरी प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कि वेव और पार्टिकल दोनों का ही गुण दिखाती है, वेव और पार्टिकल दोनों का ही नेचर दिखाती है। सो डुअल नेचर में हम देखेंगे कि ये तरंग भी है और कण भी है। कैसे है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर वेव की बात करें तो किस प्रकार की वेव है? क्या ये ट्रांसवर्स वेव है या क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है? क्या ये मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव? अब कहिएगा मैम वेव का तो पूरा वेव ही रिवाइज हो जाएगा। जी हाँ, वेव जो है, सिंपल सी चीज याद रखिएगा, वेव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वेव का मतलब है कि जब आप पार्टिकल के मोशन के बिना ही एनर्जी को आगे भेज दे रहे हैं। जैसे आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, कैसे? साउंड वेव के जरिए, है ना? तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जी नहीं, हम यही दिल्ली से बैठे बैठे आप सबको पढ़ा दे रहे हैं। यही है वेव का कमाल, ठीक है? सो जब आप वेव की बात करते हैं तो वेव 2 तरीके के हो सकते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। कौन से हैं मैकेनिकल वेव? यांत्रिक तरंग वो हैं जिनको माध्यम चाहिए, और अयांत्रिक तरंग वैसे हैं जिनको माध्यम नहीं चाहिए। तो टाइप ऑफ वेव लाइट की बात करते हैं तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी कि अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग है मतलब माध्यम मिल गया तो भी अच्छा, माध्यम नहीं मिला तो भी अच्छा। कहने का मतलब क्या है कि ये सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, और तो और वैक्यूम यानी निर्वात में भी इसका गमन हो सकता है।
अब अगर हम बात करें लाइट के मूवमेंट की, है ना, या लाइट की किस तरह से ये होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन लाइट की दिशा, इस दिशा, लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो इधर होती है। यानी मूवमेंट ऊपर नीचे, दिशा इस तरफ। दोनों के बीच कितना एंगल बना? दोनों के बीच एंगल बना 90 डिग्री का एंगल। ऐसे वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। अगली चीज याद रखेंगे, लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम या एयर में होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या लाइट एक लौती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? जी नहीं। लाइट के अलावा एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम, क्या हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते हैं? जी नहीं। हम किसको देख सकते हैं? हम देख सकते हैं सिर्फ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ ऑफ लाइट को। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें? अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। टोटल आज की क्लास के अंत में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चंस। पहला सवाल ये रहा, लाइट किस तरह की वेव है? लाइट किस तरह की वेव है? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है? बढ़िया सवाल है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की बात अगर आपको की जाए तो ये साउंड होती है, यानी ध्वनि होती है। क्या ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है? जी हाँ, ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है। ट्रांसवर्स भी है और मैकेनिकल भी है, अनुप्रस्थ भी है और यांत्रिक भी है। क्या ये लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? नहीं। सी के बारे क्या ख्याल है? बी तो सही है। क्या सी भी सही लग रहा है? क्या सी भी सही लग रहा है? ट्रांसवर्स है, मैकेनिकल है? नहीं, मैकेनिकल नहीं है, इसीलिए बी गलत हो गया। यही तो क्वेश्चन में घुमाता है दिमाग आपको, यही तो क्वेश्चन में दिमाग घुमाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मुझे पता था कंफ्यूजन होगा, तभी आपको कंफ्यूज किए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यही खेल आपके साथ आपका दिमाग करेगा एग्जाम में, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी? विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी? 400 से 700 नैनोमीटर आपके बीपीएससी का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट चलते हैं अगली बात। अब हम कंपेयर करते हैं कि हमने कहा कि लाइट की दोहरी प्रवृत्ति है, यानी कि वेव के जैसा भी है और पार्टिकल के जैसा भी है ना। तो जरा इसको कंपेयर कर लिया जाए कि ये बातें कही किसने थी, किसने खोजा था वेव नेचर ऑफ लाइट? नहीं जानते तो लिख लीजिए, हाइगन्स ने। वेव नेचर ऑफ लाइट हाइगन्स ने कहा था। पार्टिकल नेचर यानी लाइट जो है वो छोटे छोटे कणों का बना है। ये बात आइंस्टाइन ने प्रूव की थी अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। लेकिन इसको बताने वाले कौन थे? तो इसको बताने वाले सबसे पहले न्यूटन थे। न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी अपनी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी? वो है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, सो उस थ्योरी से सबसे पहले पता चला था कि लाइट कणों का बना हुआ है। मीडियम रिक्वायर्ड? जी नहीं, लाइट के लिए माध्यम नहीं चाहिए, लाइट निर्वात में भी गमन कर सकता है। इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो वेव और पार्टिकल के लिए समीकरण कौन कौन से हो सकते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, v = λf, जहां पर v क्या है? लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और f क्या है? f है फ्रीक्वेंसी। f क्या है? f है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यस। नेक्स्ट चलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या चीजें आती हैं? आप में से जो भी लोग हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके होंगे। आपको हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ा दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि क्लास 11 की एनसीईआरटी में है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ होता है कि लाइट पार्टिकल का बना है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो ये कहती है कि E इज इक्वल टू HF, कहने का मतलब है कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी का बना है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, और हर फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी से ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, की प्रॉपर्टीज कैसे पता चलता है कि लाइट वेव नेचर की है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, परावर्तन पढ़ते हैं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब आपको बताती है कि लाइट वेव की तरह काम करती है। लाइट वेव की तरह काम करती है। कैसे कह सकते हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह काम करती है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे पता चलता है? हमेशा ध्यान रखिएगा 2P, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो इन दो से ये पता चलता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर की है। क्लियर, डन, बिल्कुल स्पष्ट, समझ में आ गई है बात। आगे चल सकते हैं। आइए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। सवाल नंबर 3 आज के सेशन का आपसे पूछ रहा है कि वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कौन नहीं करता? इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का मतलब क्या है कि दो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पास आती है। अगर क्रेस्ट से क्रेस्ट आता है, श्रिंग से श्रिंग आता है, तो चीज बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी किसी एपर्चर के तरफ लाइट मुड़ जाए उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। किसी छोटे से छेद से गुजरते वक्त लाइट अगर घूम जाए, बेंड हो जाए तो वो डिफ्रैक्शन है। बिल्कुल सही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल सही, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू या V इज इक्वल टू लैम्डा F, एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी को आप म्यू से भी दिखाते हैं, F से भी दिखाते हैं। इससे क्या पता चलता है? न्यूटन्स लॉ तो मोशन के हैं। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन का लॉ है, अपवर्तन का नियम है, पढ़ेंगे हम लोग अभी। वेव स्पीड रिलेशन फॉर लाइट या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है E इज इक्वल टू HF। तो बिल्कुल ये वेव इक्वेशन है, लाइट वेव है। किस इक्वेशन से पता चलता है? C से पता चलता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी कौन कह रहा है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी है E इज इक्वल टू HF। H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, E है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पार्टिकल है, लाइट जो है ये पार्टिकल है, ये बात कैसे पता चलती है? लाइट पार्टिकल है, ये बात कैसे पता चलती है? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? भाई दो चीजें तो कम से कम याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर किससे पता चलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका पता चलता है। ये पहले 3 जो हैं ये वेव नेचर ऑफ लाइट को दिखा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अब हम थोड़ी सी बात रिफ्लेक्शन के बारे कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? आप मुझे देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के वजह से लाइट मेरे ऊपर गिर रही है और मेरी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट कर रही है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट कैमरा में आ रही है जिससे आप मुझे देख सकते हैं। तो कभी भी अगर लाइट का माध्यम नहीं बदले, जिस माध्यम में लाइट आ रही है उसी में बाउंस बैक कर जाए तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कहाँ है? रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल है मिरर में। मिरर यानी दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या है? सबमरीन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने से ऊंचे किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर चलते हैं। रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे। बात आती है नॉर्मल क्या है? जिस भी सरफेस से लाइट टकराकर वापस जा रही है उस सरफेस से 90 डिग्री बनाइए, इसी को नॉर्मल कहते हैं, यानी कि अभिलंब कहते हैं। ठीक है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यानी अगर कभी ये 60 हुआ तो ये भी 60 होता है, अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 होता है। ये दोनों आपके बेसिक लॉज ऑफ क्या हैं, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। दूसरा क्या है, दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर हैं, यानी एक ही तल पर है। स्पष्ट, सिंपल, बहुत इजी, बहुत सिंपल। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन के बारे कौन सी बात, रिफ्लेक्शन के बारे कौन सी बात यहां पर सही नहीं है, रिफ्लेक्शन के बारे कौन सी बात सही नहीं है, जल्दी जल्दी, पूरा लाइट आज मिट्टी मिट्टी धुआं धुआं कर देना है। फटाफट से आइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन है, तीनों एक ही तल पे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा ही सीधी दिशा में क्या कर रहा होता है, गमन कर रहा होता है। कलाइडोस्कोप जिसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों को बचपन में मिलता था, छोटी क्लासेस में जिक्र है, वो भी इसी पर काम करता है। कह रहा है परावर्तित किरण जो है वो हमेशा दूसरे माध्यम में है, ये बात गलत हो गई। अब आपको इसमें सत्य नहीं बताना है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ये क्या है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन को ही यूज कर रहा है। इस डिवाइस को, इस यंत्र को क्या कहते हैं, हम इस यंत्र को पेरिस्कोप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है जब आप ऊपर, अपने लेवल से ऊपर किसी चीज को देखना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर सबमरीन में हैं और आप ऊपर किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब पेरिस्कोप में मिरर्स यूज होती हैं और जहां मिरर होगा वहां पर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, पेरिस्कोप कैसा बना होता है अंदर से आपको बताया जा रहा है। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखेंगे। पेरिस्कोप में ना 2 मिरर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे। क्या, कितने मिरर इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेरिस्कोप में? 2 मिरर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या ये दोनों मिरर के बीच में एंगल बता सकते हैं आप? हमने आपसे पूछा कि इन दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल है। आप क्या कहिएगा कि मैम ये दोनों मिरर हमें एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं, हाँ या ना? अगर कोई आपसे पूछता है कि दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल है तो क्या कहिएगा कि मैम ये दोनों मिरर हमें एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंदर जो सिलेंडर यूज किया जाता है उसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, प्लीज अंतर समझिए। लेकिन अंदर जिस ट्यूब में इसको फिट किया जाता है वहां पर ट्यूब के साथ एंगल बनती है 45 डिग्री, ट्यूब के साथ एंगल बनती है 45 डिग्री, ये अंतर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल, ट्यूब के साथ अगर एंगल पूछा जाएगा तब आपका जवाब क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि बताइएगा कि ट्यूब के साथ कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल फंडा है, लाइट यहाँ से आई, मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करेगी, ये लाइट इधर चली गई, यहाँ पर दूसरी मिरर है, वापस से रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट इधर गई और ये रही आपकी आंख जिससे आपने देख लिया। तो कभी भी आपको अगर आपके लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखना है उस केस में आप पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल इमेज। क्या होता है रियल इमेज? इमेज कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या अंतर है? आप जो खड़े हैं आप ऑब्जेक्ट हैं और आप आईने में जिसको देख रहे हैं वो आपका इमेज है, वो आपका प्रतिबिंब है। हमेशा याद रखिएगा, इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, 2 परावर्तित किरणें चाहिए। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे कि जो रियल इमेज है उसके बारे बताइए। तो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा है?
वास्तविक प्रतिबिंब वो है जो किरणों के सही मायने में मिलने से बन रहा है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज सही में मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि आप कल्पना कर रहे हैं। जब वास्तव में परावर्तित किरणें मिलें तो वो है आपका रियल इमेज। क्या ये उल्टा होता है? जी हाँ, कभी भी अगर रियल इमेज बनता है तो रियल इमेज हमेशा ही उल्टा बनता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट है तो इरेक्ट वो हमेशा वर्चुअल होता है, यानी कि आभासी होता है। ठीक है, यानी आप अपने आप सीधे हैं, मिरर में भी खुद को सीधा पाते हैं, इसका मतलब वो इमेज वर्चुअल इमेज है, आभासी है, सही में नहीं बन रहा, आप कल्पना कर रहे हैं कि बन रहा। तो अगर इमेज सीधा है तो आभासी है, रियल है तो उल्टा है, और उल्टा है तो हमेशा क्या होना चाहिए, वो किसी न किसी स्क्रीन पर बन सकता है, किसी न किसी स्क्रीन पर जरूर बन सकता है। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा सब हो सकता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा होगा। हम जब आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधी होगी। क्या इसको स्क्रीन पर बनाया जा सकता है? जी नहीं। हमेशा छोटी होती है? नहीं। हमेशा उल्टी होती है? नहीं। आभासी तो सीधी होगी। यस, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता। मतलब कोई और अगर आप पर्दा रखेंगे पीछे तो इसका ये आपको नहीं प्राप्त होगा, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मिरर पे चला जाए आगे, क्योंकि मिरर से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ या ना? मिरर डिटेल में किया जाए बहुत बढ़िया तरीके से। बाय द वे, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे जो लाइट टॉपिक पढ़ के आज रिवीजन करने आए हैं? ज़रा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बैच में इसको पढ़ लिया है, रिवीजन करने आए हो? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आप सफलता के विद्यार्थी हैं हमारे 71st बीपीएससी के, आप अर्जुन के विद्यार्थी हैं, तो आप बिल्कुल रिवीजन करके आए होंगे। रिवीजन करके आए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। तो कमेंट सेक्शन में अब आग लग जानी चाहिए, क्योंकि मिरर और लेंस हम लोगों ने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है। अगर आप YouTube के भी विद्यार्थी हैं तो भी मिरर और लेंस हमने बहुत बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको कराते हम रहे हैं। तो अब कमेंट बॉक्स में आग लगाने का वक्त है। ठीक है, आइए यहाँ पर जल्दी से बात करते हैं। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, 3 तरह के मिरर होते हैं। ठीक है, पहले तरीके का मिरर है प्लेन मिरर। इसका मतलब है कि जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, परावर्तन की बात करते हैं, तो वो सतह बिल्कुल ही प्लेन है, बिल्कुल ही समतल है। जब रिफ्लेक्शन किसी गोल सरफेस से हो रहा है, किसी गोलाकार सतह से हो रहा है, तो वो है आपका स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलाकार दर्पण। अब गोलाकार दर्पण 2 तरह के हो सकते हैं, एक है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है उत्तल और अवतल में? तो अवतल दर्पण में हम करते क्या है कि हम एक गोला काटते हैं, गोले के बाहर सरफेस पर पॉलिश लगा देते हैं, तो जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर से हो रहा है। कॉन्वेक्स उत्तल में क्या करते हैं, हम गोले को काटे, अंदर से पॉलिश लगा दिए, अंदर से पॉलिश लगा दिए, तो जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बाहर के सरफेस से हो रहा है। अब आइए देखते हैं कौन कैसा इमेज बनाता है। ये टेबल मुझे लगता है अब आप सबको नींद में याद रहना चाहिए, इतना बार रिवाइज कर चुके हैं। आइए सबसे पहले सुबह उठते हैं, सुबह उठकर खुद को तैयार करते हैं और खुद को आईने में देखते हैं। तो लुकिंग मिरर कौन सा है? लुकिंग मिरर यानी जिसको देखकर अपनी खूबसूरती को नापते हैं आप, वो है आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण। जितने बड़े हैं मिरर में भी खुद को उतना ही बड़ा पाते हैं, सीधे हैं तो खुद को भी कैसा पाते हैं, सीधा पाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि पैर ऊपर और सर नीचे है, नहीं ना, बिल्कुल बराबर है सारा कुछ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इमेज इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। और आंख बंद करके लिख देना कि सीधा है तो जरूर वर्चुअल है, यानी कि आभासी है। ठीक है, सेम साइज के हैं, आप अगर 5 फुट के हैं तो 5 फुट ही दिखते हैं। तो यहाँ पर इमेज सेम साइज का होता है, यानी कि समान आकार का होता है। मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या है? मैग्निफिकेशन 2 चीजों के बीच का रेशियो है। आप खुद को कितना लंबा पाते हैं बटे
आप एक्चुअल में कितने लंबे हैं। कहने का मतलब है जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई कितनी है बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है। दो चीज़ों के बीच का रेशियो है ये, चूंकि बराबर है ना, आप जितने बड़े हैं आपका इमेज भी उतना ही बड़ा, इसलिए मैग्निफिकेशन 1। नेक्स्ट, अब आप तैयार होकर बैठे अपनी गाड़ी में, गाड़ी के साइड में जो मिरर है वो मिरर कौन सा है आपका, वो है उत्तल दर्पण, वो है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सारी गाड़ियां पीछे से आ रही आपको सीधी दिखती है। अगर सीधी दिखेगी तो जाहिर सी बात है वो आभासी है। क्या लगता है, एक छोटे से गाड़ी के शीशे में आपको आ रही ट्रक, बाइक सब कुछ दिख जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इमेज छोटा बन रहा है, यहाँ पर इमेज छोटा बन रहा है। मैग्निफिकेशन आवर्धन किसके बराबर होगा, इमेज छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा, तो इसका आवर्धन 1 से कम होगा। कौन सा मिरर है, कार साइड व्यू। कौन सा मिरर है, गाड़ी का साइड व्यू मिरर। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐसे मिरर में जिसमें हर तरीके का इमेज बनता है। वो मिरर जो ENT डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो मिरर जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो मिरर जो लड़के शेविंग, दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बताइए ज़रा, यहाँ पर हर तरीके का इमेज बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 99% केसेस में इमेज रियल होता है, यानी वास्तविक है। सिर्फ एक केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। ज़रा कमेंट बॉक्स में आग लगाइए और हमको बताइए कि कौन सा केस है जब कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत बहुत जल्दी से, बिना रुके बिना थके, बिना रुके बिना थके, जल्दी जल्दी से बताएंगे हमको कि रियल वर्चुअल तो अपनी जगह पर है। फोकस और पोल के बीच, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक केस में बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो पोल और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। बहुत बहुत बढ़िया, गुड। इमेज का साइज, इमेज का साइज सब रहता है। यहाँ पर इमेज छोटा भी बनता है, यहाँ पर इमेज बड़ा भी बनता है, और यहाँ पर इमेज सेम साइज का भी बनता है। ये भी सवाल BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ था कि सेम साइज का कब बनता है। ये भी सवाल BPSC प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, सो जरा फटाफट से बताइए, सेम साइज का कब बनेगा। सेम साइज का बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, C पर ही बनता है, और सेम साइज का बनता है। मैग्निफिकेशन सब होगा, 1 से ज्यादा, 1 से कम और 1 से बराबर। ठीक है, आई होप ये पूरा चार्ट आपको रिकॉल हो गया। अब आइए जरा जल्दी जल्दी से सवाल निपटाइए। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर दीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। एक इंसान अपना जो प्रतिबिंब है वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का, आभासी, सीधा और सेम साइज का बनाता है। कौन है वो? आभासी, सीधा, सेम साइज। आभासी, सीधा, सेम साइज ये तब है जब आप अपने आप को सुबह सुबह अपनी खूबसूरत शक्ल आईने में देखते हैं, और वो कौन सा आईना है? वो है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कौन सा इमेज, कौन सा मिरर है जो सिर्फ आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? साइज कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है आभासी और सीधा। तो आप सुबह अपने आप को देखते हैं, खुद भी सीधा पाते हैं। गाड़ी में बैठते हैं तो पीछे से आ रही गाड़ी, ट्रक, बाइक भी सीधी बनती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लेंस तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, लेंस तो पढ़े ही नहीं है। बी भाई, अगर आप कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो ये तो रियल भी बनाता है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स मिरर तो सही है, कॉन्वेक्स मिरर तो सही है, उत्तल दर्पण तो सही है, और अगर अभी लेंस आना है, लेकिन पहले ही एक खुलासा कर दे रहे हैं। खुलासा क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बिल्कुल कॉन्केव लेंस की तरह इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो आप गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना, और कॉन्केव लेंस एक जैसे इमेज बना रहे होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या है? इसीलिए इसका आंसर डी है।
कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस हमेशा दोनों एक जैसे इमेज बना रहे होते हैं। ठीक है, अभी लेंस में आप ये बात पढ़ोगे कि कैसे आप अगर मिरर जान लेते हैं तो लेंस आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस हमेशा एक जैसे इमेज बना रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यही सवाल है जो आयोग आपसे बार बार पूछता है। कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड सेम साइज का इमेज बना रहा है। हमेशा याद रखना, कॉन्केव मिरर सेम साइज, कॉन्केव मिरर सेम साइज बनाना प्लेन मिरर की आदत है। कॉन्केव मिरर और सेम साइज कब बनाता है? जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, यानी कि सी पर रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं यानी कि सी पर रखते हैं। अगला सवाल, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ वो जगह है जहां पर या तो प्रकाश की किरणें मिलती हैं या तो प्रकाश की किरणें दूर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, कॉन्केव मिरर की आदत क्या होती है? प्रकाश की किरणों को पास लाने की। तो ये जहां पर पास आ रही हैं वो फोकस है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी ये फोकल लेंथ है। कॉन्वेक्स मिरर की आदत क्या होती है? प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाने की। कॉन्वेक्स मिरर की आदत क्या होती है? प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाने की। ठीक है, सो ये आपका फोकल लेंथ है। प्लेन मिरर तो सीधा है। ठीक है, सो क्या जब इसकी सरफेस ही सीधी है तो हम कैसे फोकल लेंथ निकाल पाएंगे? तो इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, यानी कि अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन, फिर से बीपीएससी प्रीलिम्स का PYQ है। जरा पेपर उठा के देख लीजिएगा, 69th बीपीएससी का सवाल आपसे पूछ रहा है, वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज। कहने का मतलब है कॉन्केव मिरर आभासी कब बनाता है? अभी आपको हम लिखा है कि कॉन्केव मिरर 99% केसेस में रियल बनाता है। सिर्फ एक केस है जब वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं? जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। सेंटर पर रखिएगा तो सेम साइज का बनाएगा, रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा, यानी कि उल्टा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा? क्या है भाई मिरर फॉर्मूला? सो मिरर फॉर्मूला में 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, V, U और F। U क्या है? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी। V क्या है? इमेज और मिरर के बीच की दूरी। और F क्या है? F है आपकी फोकल लेंथ। F है आपकी फोकल लेंथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अब जरा ऑप्शंस पे आ जाते हैं। क्या ए ऑप्शन सही है? जी नहीं। बी ऑप्शन सही लग रहा है? बी ऑप्शन ठीक लग रहा है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है साइन में, चिन्ह में, है ना। साइन और चिन्ह में थोड़ी सी चीज़ें क्या कर दी हैं, गलत कर दी हैं। यहाँ पर माइनस कर दो। ठीक है, एक में क्या कर दीजिए, एक में ज़रा माइनस लगा दीजिए। एक में क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, क्योंकि बी और डी ऑप्शन आपके सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शन में थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। बी रहा आपके सामने सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, जरा जल्दी जल्दी से ध्यान देंगे। टॉर्च, सर्च लाइट, इनमें कौन सा मिरर इस्तेमाल करिएगा? भाई कॉन्वेक्स मिरर छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्लेन मिरर बराबर साइज का बनाता है, कॉन्केव मिरर बड़ा बनाता है। नहीं, तो इसीलिए बेहतर है कि हम कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करें। अब जब आप टॉर्च इस्तेमाल करिएगा तो क्या आप चाहिएगा कि सिर्फ आपको थोड़ी दूर की चीज़ दिखे? जी नहीं, आप चाहिएगा कि जो चीज़ आपको देखनी है बहुत लंबी दूरी तक दिखाई दे, उस टॉर्च की लाइट काफ़ी लंबी जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे? ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे कि आप अपना बल्ब जो है वो फोकस के पास लगाएं। आप अपना बल्ब फोकस के पास लगाएं, क्योंकि कभी भी अगर चीज़ें फोकस के पास होती है
ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है तो जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पर बनता है, यानी अनंत पर बनता है। और अनंत पर बनने का मतलब क्या है कि चीज़ें बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखेंगी, लंबी दिखेंगी। ठीक है, सो क्या होगा, वेरी नियर टू फोकस, ताकि इमेज कहाँ बने, ताकि इमेज इन्फिनिटी पर बने। बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 16, बट उसके पहले क्या है फोटो में। इस फोटो में क्या नजर आ रहा है आपको। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि मैम यहाँ पर एक कांच की स्लैब पड़ी हुई है, लाइट की किरण आ रही है, फिर मुड़ रही है और दोबारा मुड़ रही है। ये क्या है भाई, ये है रिफ्रैक्शन। ये है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट का माध्यम नहीं बदल रहा था, जिस माध्यम में जा रही थी उसी में वापस आ रही थी। ये है आपके सामने रिफ्रैक्शन, क्योंकि पहले यहाँ हवा है, हवा से कांच में आया यानी ग्लास में आया, और फिर कांच से हवा में आया। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माध्यम दो बार बदला जा रहा है। यहाँ पर मीडियम माध्यम में बदलाव हो रहा है और दो बार बदलाव हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर माध्यम में बदलाव होता है तो उसको रिफ्लेक्शन कहोगे नहीं, उसको आप रिफ्रैक्शन कहेंगे, उसको आप रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहेंगे। आप कहिएगा माध्यम बदलने से क्या हो रहा है, याद रखिएगा माध्यम बदलने से लाइट की स्पीड बदल जाएगी। लाइट की स्पीड हवा में सबसे ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर माध्यम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो जहां आपने माध्यम बदला, लाइट की स्पीड जो है वो क्या होगी, वो बदलेगी। और जरा बताइए कि क्या आपकी स्पीड बदलती है तो दिशा भी बदल जाती है। बिल्कुल, स्पीड बदलती है तो दिशा भी बदलती है। और यही तो रिफ्रैक्शन है, यही तो रिफ्रैक्शन है। तो माध्यम सेम तो रिफ्लेक्शन, माध्यम में बदलाव तो रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, माध्यम में बदलाव हुआ, इसी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। फिर से बीपीएससी PYQ कि तारों का टिमटिमाना क्यों है, क्योंकि जो तारों से लाइट आ रही है वो आपके एनवायरनमेंट के बहुत सारे परत से गुजर कर आ रही है, जिसके वजह से हर की स्पीड जो है वो बदल रही है और इसीलिए दिशा बदल रही है। तारों का टिमटिमाना उसी वजह से है। ये पेंसिल आपको ऐसी क्यों नजर आ रही है, रिफ्रैक्शन के वजह से, क्योंकि फिर से माध्यम बदल रहा है। गौर करिएगा, लाइट पहले हवा में है, अब पानी में आ रही है, गैस से लिक्विड में आ रही है। मीडियम चेंज हुआ, माध्यम बदला, और जब जब माध्यम बदलेगा तब तब लाइट की स्पीड बदल जाएगी, तब लाइट की स्पीड बदल जाएगी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा टेबल नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं। सो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज है, इसीलिए लाइट की स्पीड भी क्या हो रही है, लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है। इसीलिए लाइट हमको क्या दिखती है, मुड़ी हुई नजर आती है। अगर आपसे एप्लीकेशंस पूछा जाए तो रिफ्रैक्शन का उपयोग में हम लोग लेंस पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मेजर चीज़ है। ठीक है, और एक आप लोगों से ये है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो कि ये सेशन कंटिन्यूड रहे इस तरीके की, तो कम से कम शेयर तो मार दीजिए, है ना। इतने सारे लोग देख रहे हो, बार बार लिख रहे हो मैम इतनी वॉचिंग होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने आप सोशल मीडिया पे इसको स्टेटस लगाइए, वीडियो को शेयर तो करो। इतनी तो गुरु दक्षिणा डिजर्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए, अगली चीज़ हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है दो चीज़ों के बीच का रेशियो, दो चीज़ों के बीच का अनुपात। कौन सी वो दो चीज़ें हैं, पहली है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, यानी ऊपर की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी 3 × 10⁸, और नीचे की संख्या बदलती रहेगी, क्योंकि आप माध्यम बदलते रहिएगा। ठीक है, सो दो चीज़ों के बीच का रेशियो है, ऊपर की संख्या फिक्स रहती है, नीचे की संख्या क्या होती है, बदलती रहती है, क्योंकि माध्यम बदलता है। V मतलब जिस मीडियम की आप बात करें, अगर आप कांच की बात कर रहे हैं तो कांच में लिखना है, अगर आप डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड में लिखना है। तो दोनों चीज़ों के बीच का रेशियो है, अनुपात है। ठीक है, अब हमको ज़रा ये बताइए कि अगर अनुपात
है तो क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं। मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हम किसको कहते हैं कि कोई मीडियम सघन है? हम कहते हैं सघन माध्यम वो है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। विरल माध्यम वो है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। अब इस फॉर्मूला से एक और चीज आप समझ सकते हैं कि मैम ऊपर की संख्या तो कभी नहीं बदल रही, ऊपर की संख्या कांस्टेंट है, तो आपको नहीं लगता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में उल्टा रिलेशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में उल्टा रिलेशन है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड कम होगी, और जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। बेंडिंग की अच्छा, कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन का कारण है माध्यम बदलना, मीडियम बदलना, और माध्यम बदलेगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट भी बदलेगी, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। दिशा क्या है झुकने की? झुकने की दिशा क्या है? डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग क्या है? हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी लाइट की रे अगर रेयर से डेंस में आ रही है, रेयर से डेंस में आ रही है तो क्या होगा? रेयर से डेंस में जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये नॉर्मल के पास आ जाएगी। रेयर से डेंस में जाएगी तो क्या होगी? नॉर्मल के पास आ जाएगी। और डेंस से रेयर में जाएगी तो, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये नॉर्मल से, अभिलंब से दूर चली जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हैं? नहीं, वो रिफ्लेक्शन के लिए था, वो रिफ्लेक्शन के लिए था। रिफ्रैक्शन के लिए क्या ध्यान रखना है आपको? रिफ्रैक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक स्थिरांक होता है जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं, और यही है आपका स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? रिफ्रैक्शन से संबंधित है। अगली चीज, अगला लॉ कौन सा है? अगला लॉ तो वही रिफ्लेक्शन का कॉपी पेस्ट लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों एक ही तल पर हैं, ठीक है। सो ये आपका दूसरा नियम है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर हैं, एक ही तल पर हैं। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर है। आइए जरा सवालों का जवाब दीजिए। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? जल्दी जल्दी, फटाफट। बहुत बहुत जल्दी बताएंगे। रिफ्रैक्शन अपवर्तन का क्या कारण है? रिफ्लेक्शन है, लाइट की वेवलेंथ में बदलाव, माध्यम में बदलाव, या डिफरेंट माध्यम में लाइट की स्पीड में बदलाव? सबसे सटीक आंसर बताएंगे, सबसे सटीक आंसर बताएंगे। सी या डी? सी या डी? ए कैसे हो जाएगा? सी होगा या डी होगा? सी होगा या डी होगा? आपसे रिफ्रैक्शन का कारण पूछ रहा है। माध्यम में बदलाव होता है, तो माध्यम में बदलाव होने से क्या हो गया? माध्यम में बदलाव होने से लाइट की स्पीड बदल गई। अगर माध्यम बदला तो लाइट की स्पीड बदली। जरा ऑप्शंस को एनालाइज तो करिए। माध्यम बदला तो माध्यम बदलने से सिर्फ क्या हो गया भाई? माध्यम बदलने से लाइट की स्पीड बदल गई, स्पीड बदल गई, इसीलिए दिशा बदल गई, ठीक है। डी ज्यादा सटीक आंसर है। डी आपको स्पष्ट लिख रहा है कि माध्यम बदलने से लाइट की स्पीड बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है कि लाइट अगर रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? लाइट अगर रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? रेयर से डेंस में गई तो डेंस में होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, यानी इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और स्पीड कम होगी तो क्या होगी? अगर स्पीड कम हो गई तो नॉर्मल के तरफ झुक जाएगी। अगर स्पीड कम हो गई तो क्या हो जाएगा? तो ये नॉर्मल के
तरफ झुक जाएगी, हाँ या ना, स्पीड कम और नॉर्मल के तरफ झुक जाएगी। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे अगला सवाल पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे कौन सी बात सही है। जरा जल्दी से आंसर करिएगा, जरा जल्दी से आंसर करिएगा, कौन सा यहाँ पर सही है। मैम इसकी यूनिट नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि दो चीज़ों के बीच का रेशियो है। क्या ये हमेशा 1 से बड़ा है? जी हाँ, 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, ऊपर की संख्या हमेशा ज़्यादा है, नीचे की संख्या कम है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। दो स्पीड के बीच का रेशियो है, बिल्कुल, और सारी बातें सही है। यस, सारी की सारी बातें सही है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या हो गया? इसीलिए आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि गहराई का अंतर होता है। मतलब कई बार आप अगर मछली पकड़ने गए होगे तो आपको लगा होगा कि मछली तो ऊपर है, जबकि असल में मछली नीचे रहती है। ये अंतर क्यों है? ये अंतर क्यों है आपके सामने? इस अंतर का स्पष्ट कारण क्या है? क्लियर कट कारण क्या है? तो इस अंतर का क्लियर कट कारण है आपका रिफ्रैक्शन, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। आप हवा में खड़े हैं, नीचे पानी है, माध्यम बदला, लाइट की स्पीड बदली, लाइट मुड़ गई। और ह्यूमन आई की फितरत है हमेशा सीधी दिशा में देखने की। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि पेंसिल मुड़ी हुई क्यों नजर आती है? पेंसिल मुड़ी हुई क्यों नजर आती है? क्या कारण है पेंसिल के मुड़े होने का? पेंसिल के मुड़े होने का कारण फिर से है आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, हाँ या ना? चलिए भाई, अब हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी? लेंस की। अगर आपने मिरर पढ़ लिया है तो लेंस आपके लिए चुटकियों का काम है। ठीक है, कैसा जा रहा है सेशन? क्या लग रहा है? बढ़िया रिवीजन चल रहा है। मात्र 47 मिनट्स की क्लास में हम लोगों ने पूरे लाइट के कॉन्सेप्ट्स, मिरर को कर लिया क्वेश्चंस के साथ। हम अब रिफ्रैक्शन करके लेंसेज पे आ गए हैं। सही तरीका है रिवीजन का? सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएंगे। मज़ा आ रहा है सबको? क्या ऐसे सेशंस हमें हर सैटरडेज को रखने चाहिए, जहाँ पर हम चीज़ों को इस तरीके से फटाफट से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को रखें और उसको क्या कर सके? रिवाइज कर सके, है ना? पर ये रिवीजन आपके लिए तब कारगर होगा जब आप फाउंडेशन या बेसिक्स अपने क्लियर करके आए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे पढ़िए, बट जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी अपनी पढ़ कर आइए, क्लियर करके आइए, तो आपको ऐसे रिविजन सेशन में बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ आप लोग कहते हो ना कि मैम हम लोग रिवाइज़ नहीं कर पाते, खुद से रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो उसका सोल्यूशन है कि आप पढ़ कर आइए। और इस तरह के सेशंस अब हम लोग फ्रीक्वेंट रखेंगे, बिकॉज अब अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं एग्ज़ाम से लेकर, है कि नहीं? तो अब हम लोगों को इस तरह के सेशंस रखने हैं और अब इस तरह से तैयारी को एक वापस से दिशा देनी है। एक बीच में जो नेगेटिविटी का माहौल आ गया था, अब वो सब चीज़ को हटाना है और वापस से इसी तरीके से जुट जाना है सभी को। ठीक है, बाकी जो भी लोगों को आपको अगर रिवीजन वगैरह करने की दिक्कत आ रही है ना, आप में से अगर कोई है जिनको रिवीजन करने की दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे बीपीएससी के लिए हमारा सफलता बैच ऑनगोइंग है। आप इसको क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन पढ़ने के लिए। एनीवे, अभी आगे चलते हैं। बैच के लिए तो आपका नंबर टीम ने दे ही दिया है, 7351572127। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आइए लेंस की बात शुरू करते हैं। लेंस क्या है भाई? लेंस आमतौर पर कांच का बना है या किसी ट्रांसपेरेंट पदार्थ का बना है। या तो कांच का होगा या किसी और ट्रांसपेरेंट पदार्थ का होगा। ये भी एक क्वेश्चन है कि कांच किसका नहीं बन सकता? कांच किसका नहीं बन सकता? तो क्या कहिएगा? उसमें ऑप्शन में क्ले था, तो क्या क्ले का कांच बनेगा? क्या क्ले का लेंस बनेगा? पूछा था कि लेंस किस चीज़ का नहीं बन सकता, और ऑप्शन में क्या लिखा था? क्ले लिखा था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेंस हमेशा ही ट्रांसपेरेंट चीज़ों का बनता है, मतलब जिसके आसपास लाइट जा सकती है, जिसके आसपास लाइट जा सकती है। ठीक है, सो ये रहा लेंस। अब लेंस दो तरह के हैं आपके, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस और कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। मिरर और लेंस में अंतर है कि मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जबकि लेंस क्या है? लेंस आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। लेंस में क्या है? रिफ्रैक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि लेंस और मिरर का इमेज बहुत हद तक सेम है। कहने का मतलब है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल ही कॉन्केव मिरर के जैसा इमेज बनाती है।
जैसा आपने अवतल दर्पण में पढ़ा था, ठीक वैसे ही चीजें यहां पर आपको देखी जाती हैं। जरा यहां देखिए, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस, ये कॉन्केव लेंस बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह इमेज बनाता है। तभी हम बार बार आपको कहते हैं कि अगर आपको मिरर आता है तो लेंस आपके लिए चुटकियों का खेल है, लेंस आपके लिए चुटकियों का खेल है। आइए जरा टेबल भर लिया जाए, टेबल से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कॉन्केव लेंस की आदत है लाइट की किरणों को, प्रकाश की किरणों को दूर लेके जाने की, ठीक है। और आइए जरा यहाँ पर इमेज नेचर के बारे, प्रकृति के बारे बात करते हैं, ठीक है। सो नेचर, प्रकृति के बारे आपको यहाँ पर क्या जानना है, वो है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस बिल्कुल ही कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, मतलब कि यहाँ पर इमेज सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए इमेज का साइज क्या है। इमेज का साइज वहां पर भी छोटा है तो जाहिर सी बात है यहां पर भी छोटा ही बनेगा, छोटा है तो छोटा ही बनेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकदम हूबहू है। अगर छोटा बन रहा है तो इसका मैग्निफिकेशन 1 से कम ही होगा। कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे कॉन्केव लेंस का, मैजिक आई याद है, जब आप दरवाजे पर देखते हैं कि आपके घर में कौन घंटी बजा रहा है, सामने खड़ा हुआ इंसान आपको सीधा दिखता है और छोटा दिखता है, ठीक है। तो जो आपकी मैजिक आई है दरवाजे पे, मैजिक आई जो है डोर पर, दरवाजे पर, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जब आप बात करते हैं, जब आप उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कॉन्केव मिरर की तरह सब कुछ बनेगा, यहाँ सब कुछ बनेगा, यानी यहाँ रियल भी बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा। वहां पर सिर्फ एक केस में वर्चुअल बन रहा था जब आप ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख रहे थे, यहाँ पर भी एक ही केस में बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखेंगे। तो जो मिरर में P है वो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। इमेज का साइज छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, सेम साइज का बनेगा। सेम साइज का मिरर में कब बनता था, मिरर में कब बनता था सेम साइज का, जब आप ऑब्जेक्ट को C पर रखते थे, ठीक है। सो यहाँ पर सेम साइज का कब बनेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को C पर रखेंगे, या C से बेहतर यहाँ पर हम लोग 2F1 का इस्तेमाल करते हैं। तो हुए ना मिरर और लेंस सेम बहुत हद तक। आवर्धन सबके सब कुछ हो सकता है, 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा या 1 से कम। कहाँ प्रयोग करिएगा आप इसका, आप इसका प्रयोग करिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास में, आवर्धक कांच में प्रयोग करिएगा। कहाँ कहाँ प्रयोग करिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक कांच में प्रयोग करिएगा, ठीक है। अब आइए इसी बात पर क्वेश्चंस किया जाए। क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए भाई, बुला लीजिए सबको, शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से बुलाइए, ज़रा कंपटीशन खुद भी तो देखिए। इतना क्यों डरते हैं आप लोग कंपटीशन से कि मैम शेयर कर देंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। भाई बहाली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ युद्ध लड़ने से पहले ज़रा यहाँ युद्ध लड़ लो, देख लो कि कितना आता है। बाकी मैडम की भी आंखें खुलेंगी कि हमारे विद्यार्थी एक्चुअल में आगे हैं या सिर्फ हमें लगता है कि आगे हैं। कॉन्वेक्स लेंस किसके जैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को पास लेके आता है, प्रकाश की किरणों को पास लेकर आ रहा है, इसीलिए ये कन्वर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है जो प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाए। अगला, ये राज बताए नहीं जाते, तुम लोग सब ऐसे ही करते हो, फिर जब एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद कहोगे कि हम मैम शेयर नहीं करते थे क्योंकि हमें शक था कि बाकी आपसे पढ़ के निकल लेंगे आगे। अगला सवाल कह रहा है रे डायग्राम में अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्वेक्स लेंस के गुजरने के बाद क्या होगा। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रकाश की किरणें गई, लेंस से टकराई, और लेंस से टकराने के बाद क्या हुई, फोकस पर आकर मिल गई, फोकस पर आकर मिल गई, ठीक है।
सो ये कन्वर्जिंग लेंस है, क्या करता है, सब के सब जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं ये कहाँ पर जाकर मिलती हैं, फोकस पर जाकर मिल जाती हैं। ये रहा आपके सामने बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब। अगला सवाल, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज क्या होगा। भाई बीपीएससी वाले तो कम से कम इन क्वेश्चंस को प्लीज रट्टा लगा लो और नींद में याद रख लो। आयोग कुछ नहीं करेगा तो इन सब से सवाल भर भर के देगा आपको, इन सब से सवाल भर भर के आपको मिलते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल एक ही केस है जहां पर आभासी सीधा और बड़ा बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बताइए जरा इसकी पावर कैसी है। पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ, लेकिन वो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, वो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहला काम करिए कि इसको मीटर में परिवर्तित करिए। तो पावर किसके बराबर होगा, पावर बराबर होगा 100/20, यानी कि +5 डायोप्टर। किसके बराबर होगा, पावर बराबर होगा +5 डायोप्टर के बराबर। -5 क्यों होगा, हमेशा याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कारण क्या है कि हम यहाँ पर कौन सा फोकस इस्तेमाल कर रहे हैं, दाहिने वाला फोकस जो सेंटर से दाहिने साइड है, इसीलिए बी आंसर नहीं होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पूछा है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहला काम याद रखेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगला सवाल, अगर फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पर रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिएगा तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पर बनता है, अनंत पर बनता है, और इन्फिनिटी पे बनने के साथ ये कैसा बनता है, एनलार्ज्ड बनता है। इन्फिनिटी में बढ़ने के साथ ये कैसा बन रहा होता है, बिल्कुल ही एनलार्ज्ड बन रहा होता है। ठीक है, ज़रा ये देखिए, पहली किरण ऐसे गई, दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई, तो दो किरणें जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पर मिलती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कॉनकेव लेंस अवतल लेंस कैसा इमेज बनाता है। हमेशा याद रखिएगा अवतल लेंस और कॉन्वेक्स मिरर बराबर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण बराबर है। उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड में कैसा बनाता था, सीधा और छोटा। 50 क्वेश्चंस हैं टोटल जेबा, 50 क्वेश्चंस टोटल हैं। ठीक है, तो ये आभासी सीधा और छोटा बनाएगा। सहमत सारे लोग, आभासी है तो हमेशा सीधा होगा और साइज में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड कौन बनाएगा। मिरर लेंस पे सवाल चुटकियों में होने चाहिए। अब सवाल क्या कह रहा है, आभासी सीधा और बड़ा। आभासी सीधा और बड़ा कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। और कॉनकेव मिरर बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, P और F के बीच में, P और F के बीच में। ठीक है, अगर आप कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को C पर रखते हैं तो इमेज सेम साइज का बनता है और इमेज रियल बनता है। और इमेज क्या बनता है, रियल बनता है। अब कंफ्यूजन दूर हो रहा है क्योंकि अब मैंने क्वेश्चंस को मिक्स किया है, मिरर और लेंस के क्वेश्चंस को मिक्स किया है ताकि आपके लिए ये चीज़ें आसान रहे। क्या दिख रहा है, कहिएगा मैम, हमें दिख रहा है रंग बिरंगा कलर। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है डिस्पर्जन यानी विक्षेपण। डिस्पर्जन प्रिज्म के माध्यम से होता है जो कांच का बना होता है। प्रकाश से वाइट लाइट जो सन से जो वाइट लाइट है वो एक प्रिज्म पर आकर गिरती है और प्रिज्म पर गिरने से क्या रिफ्रैक्शन होगा, जी हाँ, पहला सरफेस है यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि माध्यम बदला, वापस से माध्यम बदला यानी दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। और वाइट लाइट 7 रंगों का बना है, हर लाइट की स्पीड अलग है, हर लाइट की क्या है, स्पीड अलग है। इस वजह से जो बेंडिंग है
जो रिफ्रैक्शन के वजह से बेंडिंग है वो हर लाइट की अलग है ना। तो ये जो 7 रंग बनते हैं इनको हम नाम देते हैं विबग्योर। विबग्योर। अगर आपसे कहा जाए कि वेवलेंथ के आधार पर बताइए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेड जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम मुड़ेगा। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका डेविएशन, उसका जो डेविएशन है, मुड़ने का एंगल है, वो सबसे ज्यादा कम होगा। वो सबसे ज्यादा क्या होगा? कम होगा। वायलेट की बात करें तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। जरा देखिएगा कि लाइट आई, लाइट इस दिशा में आ रही है, सबसे ज्यादा कौन मुड़ रहा है? डायग्राम से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा वायलेट मुड़ रहा है, रेड तो हल्का ही मुड़ा। तो वायलेट में जो डेविएशन है, जो मुड़ने का एंगल है, वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि डिस्पर्जन का कारण क्या है? डिस्पर्जन का कारण क्या है? विक्षेपण का कारण क्या है? क्या लाइट वैक्यूम में तेज जाता है? क्या परावर्तित हो रहा है, हर दिशा में जा रहा है? या अलग अलग कलर की स्पीड जो है वो अलग है? बिल्कुल, अलग अलग कलर की स्पीड जो है वो क्या हो जा रही है? बिल्कुल ही अलग हो जा रही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है, या अगर हम आपको अगले थोड़ा सा गलत वे में पूछे या थोड़ा सा मुश्किल वे में पूछे तो वो होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन किसका मैक्सिमम है? एंगल ऑफ डेविएशन किसका क्या है, किसका मैक्सिमम है? क्या आंसर देंगे? कहिएगा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का मैक्सिमम है। वायलेट का मैक्सिमम है क्योंकि वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। ठीक है। रेड का एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, यानी रेड सबसे कम मुड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आने से पहले हम लोग स्कैटरिंग समझेंगे, प्रकीर्ण समझेंगे। स्कैटरिंग यानी प्रकीर्ण क्या है? जब भी लाइट किसी ऑब्स्टिकल से, ऑब्स्टिकल मतलब किसी भी रुकावट से टकराता है, वो कोई गैस मॉलिक्यूल हो सकती है, पानी की बूंद हो सकती है, धूल धक्कड़ हो सकते हैं, वो उस लाइट को अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से मोड़ देते हैं। इसी मोड़ने को, इसी बिखेरने को प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग कहते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा ये स्कैटरिंग भी वेवलेंथ पर ही निर्भर करती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसका बिखराव या उसका प्रकीर्ण सबसे कम होगा। आसमान नीला क्यों है? आसमान नीला इसीलिए है क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम की तरफ है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो ब्लू है, नीला की वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग ज्यादा है, इसीलिए आसमान नीला दिखता है। समुद्र नीला इसीलिए दिखता है स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है। सो ये है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्ण। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्कैटरिंग कौन सा फिनोमेना है, स्कैटरिंग कौन सा प्रकीर्ण है? कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से आंसर देंगे। स्कैटरिंग यानी प्रकीर्ण कौन सी है? रिफ्लेक्टेड बैक, बिल्कुल। लाइट अपनी दिशा बदल देता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धूल धक्कड़ हो सकते हैं, पानी की बूंदें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो लाइट को अलग अलग दिशा में मोड़ देती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बढ़ावा कौन देगा? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्ण है, वो ज्यादा होगी? स्कैटरिंग यानी प्रकीर्ण ज्यादा किस वजह से होगी? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। ज्यादा स्कैटरिंग होने का कारण क्या है? ज्यादा स्कैटरिंग होने का कारण है कम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ होगी उतने ज्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी। ये रहा आपके सामने सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, अर्चना जो है वो स्कूल से लाइव क्लास कर रही हैं। भाई अर्चना बहुत डांट सुनी है मेरे से, ठीक है, लेकिन खैर जो करीबी होते हैं वही डांट सुनते हैं। नहीं, आज स्कूल से लाइव क्लास कर रही है। चलिए अर्चना, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आसपास बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिविटी जैसे क्लास में बिखेरती थी, डांट सुनने के बाद भी बिखेरती रहो और बच्चों को डांटती रहो। क्वेश्चन नंबर 32, आसमान का नीला रंग क्यों होता है? आसमान का नीला रंग होता है किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब की वेवलेंथ कम है, कम वेवलेंथ तो स्कैटरिंग ज़्यादा। कहिएगा मैम फिर वायलेट काहे नहीं दिखता आसमान? आसमान वायलेट क्यों नहीं दिखता? आसमान वायलेट इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि क्या होता है, वायलेट के लिए आपकी आंखों की कोन्स उतनी सेंसिटिव नहीं है, आंखों की जो कोन्स हैं वो उतनी सेंसिटिव नहीं है वायलेट के लिए, ठीक है। सो ये होगा आपका स्कैटरिंग के वजह से। क्वेश्चन नंबर 33, सनराइज और सनसेट के वक्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन और एकदम वन ऑफ द दिल के करीब वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। एनसीईआरटी के दिल के करीब वाला सवाल है आपसे। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सनराइज और सनसेट के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल काहे दिखता है? सूर्य लाल काहे दिखता है? सूर्य लाल काहे दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? कारण बताएं आपको। ये रहे आप अर्थ पर, पृथ्वी पर, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जो सूर्य होता है वो क्षितिज के पास होता है, होराइजन के पास होता है, और इस वक्त दूरी ज्यादा होती है ना। यानी यहाँ से जो लाइट आ रही है वो देखिए इतनी दूरी तक आपके पास आ रही है। अब इतनी दूरी में जो कम वेवलेंथ की लाइटें हैं, जो कम वेवलेंथ की लाइट है, जिनकी वेवलेंथ कम है, वो सब स्कैटर हो जा रही है, वो सब बिखर जा रही है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड लाइट की है, इसीलिए आपकी आंखों में जो रोशनी पहुंच रही है वो कौन सी पहुंच रही है? रेड पहुंच रही है, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बाकी सब स्कैटर हो जा रहा है, आंखों में जो रोशनी पहुंच रही है वो कौन सी पहुंच रही है? रेड पहुंच रही है। इसका कारण भी स्कैटरिंग है। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैम 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। अब आपने बात छेड़ दी है तो बात दूर तक जाएगी। जरा बताइएगा कि सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिख जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी आपको सूर्य दिखता रहता है, तो ये जो कुल मिला के 4 मिनट का अंतर है, ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है? डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। एक तो सवाल ये था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूर्य लाल क्यों दिखता है, तो उसका जवाब तो स्कैटरिंग है। हमने आपसे पूछा कि ये 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का जो चक्कर है वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? बहुत बढ़िया, वो रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, वो अपवर्तन के वजह से होता है, क्योंकि फिर से सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त जो सूर्य होता है वो क्षितिज के पास होता है और ये रहे आप, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है ये मुड़ती हुई आती है, ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों से ऐसे मुड़ती हुई आती है, लेकिन ह्यूमन आई का नेचर है कि उसको लाइट हमेशा सीधी दिखती है। तो असल में सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल सीधा दिखता है। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। अगला सवाल, इनमें से डिस्पर्जन की वजह से कौन बनता है? फिर से बढ़िया सवाल है। डिस्पर्जन के वजह से, विक्षेपण के वजह से कौन बन रहा है? डिस्पर्जन, विक्षेपण के वजह से कौन बन रहा है यहाँ पर? क्या ब्लू कलर ऑफ द स्काई है? जी नहीं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई तो स्कैटरिंग के कारण है। सनसेट के वक्त भी स्कैटरिंग के कारण है। तारों का टिमटिमाना क्यों है? तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन के कारण है। डिस्पर्जन के कारण क्या बन रहा है? रेनबो बन रहा है। कैसे बन रहा है डिस्पर्जन के कारण रेनबो? रेनबो तब बनता है, कब बनता है? बारिश के बाद। तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं। व्हाइट लाइट हवा से पानी में आती है, माध्यम चेंज होता है। जब भी माध्यम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन तो है, लेकिन ये पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह भी काम कर रही हैं और प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर रही हैं, यानी ये रहा डिस्पर्जन। इसके बाद क्या है? इसके बाद है इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी आंतरिक परावर्तन, और फाइनली दोबारा रिफ्रैक्शन। सो रेनबो बनने के लिए 2 रिफ्रैक्शन, 1 डिस्पर्जन और 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपसे पूछा डिस्पर्जन की वजह से इनमें कौन दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण के लिए क्या है भाई?
क्या है क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण? कमेंट बॉक्स में आग लगाया जाए, जल्दी से लिखिए। क्रिटिकल एंगल कब? क्या क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण हमेशा बनता है? जी नहीं, क्रिटिकल एंगल सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। पहली कंडीशन जब लाइट डेंस से रेयर में जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि रिफ्रैक्शन का एंगल, अपवर्तन का एंगल 90 डिग्री हो जाए। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, आपतन कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कोई नई चीज है? जी नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। आइए, सवाल पूछ रहा है आपसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा क्रिटिकल एंगल के लिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही आपका क्रिटिकल एंगल है। अगला सवाल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है ना, आपका मन नहीं भरा, आपका कहना है कि अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बड़ा बनाएंगे कि ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा, ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा, क्रांतिक कोण से भी बड़ा होगा। अब क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में, ऐसे केस में जिस माध्यम में लाइट जाएगी उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इसी को तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी के वजह से डायमंड चमकती है, इसी के वजह से मिराज बनता है, इसी के वजह से ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। एंडोस्कोपी जो पेट वगैरह की समस्या देखने के लिए कराई जाती है, वो सब इसी पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चले। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम कर रहा है भाई? इनमें से कौन है जो TIR पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य कर रहे हैं? जरा जल्दी से जवाब देंगे। माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, कैमरा या ऑप्टिकल फाइबर? कौन है? ये हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर। अगला सवाल, नियर पॉइंट ऑफ द आई। क्या है नियर पॉइंट? नियर पॉइंट का मतलब है वो न्यूनतम दूरी जहां पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। अगर मैं आपकी आंखों के ऊपर फोन लगा दूं तो क्या आपको दिखेगा? जी नहीं, आपको थोड़ी सी दूरी चाहिए कि चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। तो न्यूनतम दूरी जहां पर चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखती हैं वही है नियर पॉइंट, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सवाल पर चल सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है भाई? कौन सी बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया? हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम का नाम सुनिएगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि जब आप अपने घर वालों को देखते हैं कि वो मोबाइल एक दूरी पर रख कर देखते हैं या न्यूज़पेपर एक दूरी पर रख कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि पास में दिक्कत है, दूर में कोई दिक्कत नहीं है। ये तब होता है जब आपका इमेज रेटिना के पीछे बनता है। ये दिक्कत तब आती है जब आंखों में जो इमेज है वो रेटिना यानी दृष्टि पटल के पीछे बन रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिक्कत किस चीज में है? यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, दूर साफ दिख रहा है और पास जो है वो धुंधला दिख रहा है ना? अगर दूर साफ है तो क्या यहाँ पर फार पॉइंट में कोई दिक्कत है? जी नहीं, फार पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्फिनिटी ही है। चूंकि आपको पास की चीज में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चली गई है। तभी लोग मोबाइल ऐसे नहीं रख के ऐसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका नियर पॉइंट, उनका निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर नहीं 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है। अगला सवाल, अगर कोई इंसान 1 मीटर से परे नहीं देख रहा तो इसका मतलब क्या है? हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल आंखें 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी यानी अनंत तक देख सकती हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी जो आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी जो आप देख सकते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत। ये इंसान 1 मीटर से परे नहीं देख सकता, मतलब
पास की चीज तो दिख रही है, दूर की चीज धुंधली दिख रही है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को मायोपिया है, इस व्यक्ति को मायोपिया है। और इसका जो फार पॉइंट है, इसका जो फार पॉइंट अब है वो 1 मीटर हो चुका है, वो 1 मीटर हो चुका है। नॉर्मल आंखों के लिए इन्फिनिटी होता है। अगर आपको आंखों की बीमारी नहीं है तो इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी होगी। आपसे पूछ रहा है फार पॉइंट कितना है, ठीक है। देखिए जो भी लोग ए आंसर दे रहे हैं प्लीज मेरी बात समझिएगा। मायोपिया में पास की दृष्टि साफ होती है। मायोपिया का मतलब है कि पास की दृष्टि साफ है, तो नियर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, फार पॉइंट में दिक्कत है। इसकी फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, अब 1 मीटर है। बढ़िया सवाल था, गलत किए हो सारे लोग। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ होती है, क्योंकि पास और दूर का ये जो सामंजस्य है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब जरा बताइएगा जल्दी जल्दी से फटाफट से कि ये क्यों हो रहा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इसीलिए हो रहा है क्योंकि उम्र के साथ हमारी सीलरी मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलता है, वो कम होती चली जा रही है, और उसके वजह से हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता कम हो रही है। इसी वजह से हम लोग बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म में कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्मल विजन सामान्य दृष्टि है, जब आपको चीज़ें ऐसे स्पष्ट दिखती हैं, और ये है एस्टिग्मैटिज्म जहाँ पर आपको लाइट की सोर्सेज इस तरह से धुंधली नज़र आ रही है। क्या कारण है एस्टिग्मैटिज्म का? कल भी सेशन में, यूट्यूब के सेशन में हमने इस तरह के सवाल कराए थे आपको। क्या कारण है एस्टिग्मैटिज्म का? एस्टिग्मैटिज्म का कारण है इर्रेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। बिल्कुल सही, कॉर्निया या लेंस के शेप में अगर दिक्कत होती है तो उसको हम ठीक करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस से, और उसी के वजह से आपको एस्टिग्मैटिज्म में चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। मायोपिया को क्या आप कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं? कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग लाइट को कन्वर्ज करता है। अब मायोपिया क्या है भाई? मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जहां पर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो आप इसको ठीक कैसे करिएगा? आप इसको ठीक करिएगा कॉन्केव लेंस से, यानी वो लेंस जो प्रकाशीय किरणों को दूर लेकर जाती है, यानी कॉन्केव लेंस। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मायोपिया का इलाज आप कॉन्केव लेंस से करते हैं, लेकिन क्या कॉन्केव लेंस प्रकाश की किरणों को पास लेके आता है? जी नहीं, ये प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाता है, ठीक है, दूर लेकर जाता है। तो 1 सही है और 2 क्या है? 2 गलत हो गया। जवाब हो गया आंसर नंबर सी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर किया करिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे। हाइपरमेट्रोपिया में जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। बिल्कुल सही, रेटिना के पीछे बन रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आईबॉल छोटी हो गई है। क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आईबॉल छोटी हो गई है? बिल्कुल सही, बिल्कुल स्पष्ट, आपकी आईबॉल छोटी हो गई है, इस वजह से लाइट को जहां पर मुड़ना है वो यहीं पर मुड़ रहा है। आईबॉल आपकी छोटी हो गई है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। आईबॉल बड़ी होगी तो मायोपिया होगा। तो दोनों की दोनों बातें सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए आंसर होगा इसका, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहा है। अगला सवाल, मायोपिया के लोग जो हैं वो पास की चीजें नहीं देख सकते। मायोपिया के लोग पास की चीजें नहीं देख सकते, क्या ये बात सही है? मायोपिया के लोग पास की चीज देख सकते हैं। मायोपिया में इमेज रेटिना के पीछे है। जी नहीं, मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बन रहा है। तो दोनों बातें क्या हैं? दोनों बातें आपकी 100% गलत है। दोनों बातें क्या हैं? दोनों बातें 100% गलत हो गई है, ठीक है। आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। दोनों बातें ही गलत है। डी आंसर होगा 1 इज फॉल्स 2 इज फॉल्स। एक्चुअली में हाँ थोड़ा सा ऑप्शन में ये हो गया है
है ना। दोनों बातें यहाँ पर क्या हो गई है, गलत हो गई। चलिए 46, सबसे ज्यादा कन्वर्जिंग पावर किसकी है? सबसे ज्यादा कन्वर्जिंग पावर किसकी है, मतलब कौन है जो प्रकाश की किरणों को सबसे ज्यादा पास लेकर आएगा? कौन है जो प्रकाश की किरणों को सबसे ज्यादा पास लेकर आएगा? भाई कॉन्केव लेंस तो पास लेकर नहीं आता। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पावर बराबर है 1/, फोकल लेंथ, यानी पावर और फोकल लेंथ में उल्टा रिश्ता। 10, 25 और 50 में कम कौन सा है? कहिएगा मैम सबसे छोटा फोकल लेंथ 10 है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा कम फोकल लेंथ है तो पावर भी सबसे ज्यादा इसी की हो जाएगी। पावर भी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? एक ही हो जाएगी, क्योंकि पावर और फोकल लेंस में कैसा रिश्ता है? उल्टा रिश्ता है। कन्वर्जिंग पावर है, कॉन्केव लेंस तो प्रकाश की किरणों को दूर लेके जाएगा। लग रहा है इन क्वेश्चंस में बहुत पानी में हैं आप लोग। सीडी में ऐसा रंग बिरंगा पैटर्न देखने को मिलता है, क्या कारण है? सीडी में ऐसा रंग बिरंगा पैटर्न देखने को मिलता है क्योंकि सीडी का जो सरफेस है, सतह है, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं, ठीक है। और इन सब से लाइट जो होती है वो बेंड होती है, मुड़ जाती है, और इसी का कारण है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। छोटी क्लास की एनसीईआरटी में ये सिर्फ फोटो दी गई है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसीलिए आपको चीज़ें जाननी ज़रूरी है। साबुन के बुलबुले बीपीएससी प्रीलिम्स का PYQ। साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखते हैं? साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट आती है रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में मिलती हैं। क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलता है, ट्रफ ट्रफ से मिलता है, जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं या व्यतिकरण का नाम देते हैं। इंटरफेरेंस कहते हैं या व्यतिकरण का नाम देते हैं। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? फिर से PYQ। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? क्या कारण है तारों के टिमटिमाने का? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से गुजर रहा है और उसके वजह से जो लाइट है वो बेंड हो रही है। ये रहा TRE एग्जाम का PYQ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्टिकल फाइबर में क्या इस्तेमाल होता है? जवाब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो भी लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमें अपना डायरेक्ट स्कोर बताइए। हम चाहेंगे आप हमें अपना डायरेक्ट स्कोर बताइए, और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये 83 मिनट्स की क्लास है, यानी 90 मिनट भी नहीं लगे हमें। अगर आप हमारे फाउंडेशन बैचेस के स्टूडेंट हैं तो आपने 9 क्लास लगाई होगी ये पूरा टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। यही फ़ायदा होता है कि जब आप डेप्थ में फाउंडेशन पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको 1.5 घंटे भी नहीं लगते। आई एम वेरी श्योर कि जब आप खुद से ऐसे रिवीजन करने बैठिएगा तो आपको एक दिन तो छोड़िए 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और कई बार वो चैप्टर खुद से निपटता नहीं है ना। तो इसीलिए रिवीजन तब करिए जब आपके फाउंडेशन क्लियर हो, प्रैक्टिस तब करिए जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो। एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अर्जुन बैच, लक्ष्य बैच, समर्थ बैच, हमारे सारे बैचेस ऑनगोइंग है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं TGT PGT, सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आज जो मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी लाइट के क्वेश्चंस आए थे उन सबको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था, इन सबको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, और आपने देखा होगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर मोर और लेस टच कर दिया है, ठीक है। सो रिविजन इसी तरीके से करिए, और रिविजन करने के लिए अपने फाउंडेशन पर ज़रूर सबसे पहले काम करिए। तो जो आप लोगों की डिमांड रहती है ना कि मैम सिर्फ MCQ सेशन, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी के साथ जब आप MCQ करते हैं तो आपकी तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लग जाते हैं। अब आपको ज़रूर
लग जाना चाहिए। आप लोगों ने ज़रूर आज न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी प्यारी खबर जो होगी वो देख ली होगी कि भर्ती जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस का पिटारा है हमारे साइंस की बुक में। तो बीपीएससी साइंस की जो हमारी क्लास नोट्स एमसीक्यू की जो बुक है वो 10 तारीख से डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही 2000 से ऊपर एमसीक्यूज़ हैं, जैसे क्वेश्चंस आपने आज किए उससे भी और बेहतरीन क्वेश्चंस पूरे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सिर्फ पीवाईक्यूज़ नहीं हैं बल्कि खुद एनसीईआरटीज़ के चैप्टर के अंदर से बनाए गए सवाल हैं। तो आप में से जो भी लोग इसकी प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं आप ज़रूर करवा सकते हैं। अभी इस पर 100 रुपीज़ से ऊपर का डिस्काउंट चल रहा है और शिपिंग भी हमारे साइट से फ्री है। 10 तारीख के बाद शिपिंग चार्ज जो होगी वो आपकी लग जाएगी। सो आप इसको हमारे पब्लिकेशन RK चौधरी पब्लिकेशन से कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर आपके सामने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है 7351572127, ठीक है। सो ऐसे ही सेशंस अब हम लोग लेते रहेंगे हर सैटरडेज को। आपको जो जो टॉपिक्स चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हम उन टॉपिक्स पर काम कर सकें। हम बुक कब तक मिलेगी चांदनी? 10 तारीख से बुक आपकी डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पब्लिकेशन पर भी हमने अपडेट कर दिया था, जब बुक लॉन्च किया था उस दिन से भी आपको कह दिया था कि 10 तारीख से जो आपकी क्या है डिस्पैच होनी शुरू है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्री बुकिंग के ऑफर के तहत आपको कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लग रही, ठीक है, कोई भी आपको शिपिंग चार्ज नहीं लग रही। तो आपका जो भी सेविंग है वो आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी आप इस तरह के सेशंस चाहते हैं, चाहे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इन सबको ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी इवनिंग की क्लास जो आपकी शेड्यूल में चलती है वो तो आपकी शॉर्ट चलती है, बट हाँ सैटरडेज को हम लोग इस तरह के मैराथन सेशंस ज़रूर अपने लिए रखते चलेंगे, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स छोड़ कर जाइएगा, आपको क्लास कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।